ऐसा लगता है कि मशरिक़ वुस्ता में सिचुएशन बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई। जिस तरह के हमने एक दिन पहले आपको रिपोर्ट किया था कि ईरान के 3 जो जौहरी उनकी तनसीबात थी उसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद ईरान ने खुली ये वार्निंग दी थी कि अब इट्स फेयर टारगेट अगर अमेरिका की किसी भी तनसीबात के ऊपर हमला किया जाता है। और रात गए हमने ये देखा कि इस वार्निंग के फ़ौरन बाद इसी पर अमल करते हुए कतर के इलाके में यकीनन जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद हैं उसके ऊपर धड़ाधड़ हमले हुए। सूरत हाल अब ये है कि रात से लेके अभी तक कई जगह ये खबर आ चुकी है कि इजराइल ने और अमेरिका ने जंग बंदी की तरफ इशारा किया। शुरुआत में एक पोस्चरिंग के अंदाज में कहा जा रहा था कि ईरान ने इसके ऊपर अपनी हतमी इज़हार ख्याल नहीं किया है और उसने अभी तक इस बात पर अग्री नहीं किया है। बट ऑन दी अदर हैंड इस वक्त हम देखते हैं कि सूरत हाल और तमाम बाकी सफारती कॉरिडोर से जो उनकी इनपुट आई है, कतर का इसमें बड़ा कलीदी किरदार समझा जा रहा है कि अब एक जंग बंदी की तरफ सिचुएशन जाती हुई नज़र आ रही है। इज़ इट नाउ गोइंग टू बी द नॉर्म? कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि किसी भी मुल्क जहाँ पे ये हमले की या तनाज़े की सूरत हाल डेवलप होती है उसके ऑनर, उसकी सॉवरेंटी की बात होती है। पहले हद से तजावुज़ किया जाता है, जिस तरह इसराइल ने किया, इंडिया ने किया पाकिस्तान के सिनारियों में। और फिर यकीनन एक सॉवरेन मुल्क होने के नाते कोई भी मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक और अपने अज़म के मुताबिक जब जवाब देता है तो ऐसा लगता है कि सफारती कॉरिडोर्स बैक वक्त एकदम सरगर्म हो जाते हैं और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मामले को रिवाइंड करते हैं, G7 कंट्रीज़ के मामलात की तरफ देखें, जब उसकी समिट हुई तब वहाँ पे हक बजानिब समझा गया इजराइल को उसके हमलों में, और तमाम तर जो ज़िम्मेदारी थी, मेचोरिटी के लिए भी जो डिमांड थी वो ईरान से की जा रही थी कि ईरान को चाहिए कि उनको मुतमईन करे कि उसके पास जौहरी असासे नहीं है, ईरान को चाहिए कि तहम्मुल से काम ले। लेकिन क्या माइट इज़ राइट ये हमें नज़र आ रहा है। जब तक आप जवाब नहीं देते, जब तक आपकी अस्करी ताकत वो असर नहीं रखती, तो ऐसा लगता है कि आपको उसी तरह पीछे धकेला जाता है। और दुनिया के सामने अब मिसाल मौजूद है, यूक्रेन की मिसाल मौजूद है, गज़ा की मिसाल मौजूद है। दिस इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल, क्योंकि ये बड़े ममालिक के लिए, ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक है जहाँ आम इंसान भूख, अफलास, एजुकेशन, इस तरह के इश्यूज़ में जूझा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि हर हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अस्करी ताकत के ऊपर ज़ोर देने के लिए और अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए ही पेशरफ्त करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ दे आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर इंडिपेंडेंट सॉवरेंटी। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं देख रही थी कि इससे पहले भी वो न्यूज़ टीम के साथ इस पर तबसरा कर रहे थे, लेकिन हमारे जो लाइन ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग मी इन माई शो टुडे। मुझे बताइएगा सर, इज़ दिस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? ऐसा लग रहा है कि पहले हम बात करते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कि एक मुल्क में सबका तालीम पे हक होना चाहिए, डिग्निफाइड लिविंग होनी चाहिए, आपके पास एक सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए। लेकिन हर मुल्क को ऐसा लग रहा है, ख़ास तौर पे इस खित्ते में बावर कराया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ उनकी अस्करी कुव्वत, उनकी अस्करी ताकत है, बिकॉज यही चीज़ उनको नेगोशिएशन एज देती है। क्या कहेंगे इस पे आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जो कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो सोचा गया कि अब कोई जंग नहीं होगी, और उसके बाद ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हुई और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर आ गया सामने। लेकिन लेटली फिर जो डेवलपमेंट्स हुई दुनिया में जी, वो बिल्कुल एक बार फिर उस मल्टीपोलर यूनिपोलर की बहस से निकलकर अब ये बात सामने आई। इस वक्त दुनिया 4 मुख्तलिफ जंगों से गुजर रही है। मसलन यूक्रेन वाला क्राइसिस जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है। वहाँ भी 2 हफ्ते पहले यूक्रेन ने कोई 20-25 तैयारे तबाह कर दिए रशिया के। फिर हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 6 से 10 मई तक 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे पर अटैक करती रहीं और यकीनी तौर पर इंसानी नुकसान भी हुआ और इक्विपमेंट का भी लॉस हुआ। अब तीसरी जो चीज़ है, गजा में मसलसल जुल्म तशद्दुद, वो तो बर्बरियत है और नस्ल कुशी जारी है। फिर ये वाला मामला आ गया जी। इसमें शुरू में ईरान को बहुत अंडरमाइन किया गया, जैसे पाकिस्तान को मसलसल पहले अंडरमाइन किया जाता था कि इंडिया बहुत बड़ी पावर बन गई, इंडिया पिवट ऑफ एशिया बन गया, इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन एशिया पैसिफिक रीजन बन गया। लेकिन एक रात जो 6 और 7 की रात थी और 10 की सुबह,
पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया के लिए अनएक्सपेक्टेड था। एग्जैक्टली ईरान ने अभी वही किया है। 13-14 दिन हो गए, 14वां दिन हो गया शायद, कि ईरान के बारे में कहा गया था कि बस ये फुलझड़ियां छोड़ेगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ईरान ने रेजिलियंस दिखाई, रेजिस्टेंस दिखाई और अपना मसल दिखाया। शौकत साहब, लेकिन एक सवाल है कि क्या इससे अब ईरान ने जो कर दिखाया है, इसने नेगोशिएशन एज तो लिया, सफारती तौर पे इनको पुश बैक दिया, मिलिट्री तौर पे इनको पुश बैक दिया, अब मज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, लेकिन ईरान ने ये क्लियर इंदिया दिया है कि न्यूक्लियर असासों के ऊपर तो चलें बात हो सकती है, और उसने हमेशा ही वेलकम किया है इंस्पेक्शन को और मुख्तलिफ ट्रीटीज़ को, लेकिन जहाँ तक बात है लॉन्ग रेंज मिसाइल की और ईरान के डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि यूरोप की तरफ से कुछ इंडिकेशंस ये आ रही हैं कि ईरान के इस डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये खित्ते की सिक्योरिटी और बिलखुसूस इजराइल की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट समझा जाता है। क्या आपको लगता है ईरान इज़ गोइंग टू बी ओपन टू सच नेगोशिएशंस, और आप मज़ाकरात को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम की बोन ऑफ कंटेंशन तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है। आपको याद है सदर ओबामा के दौर में JCPOA हुआ, ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन जो था, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई, लेकिन कहा गया बार बार कि ईरान कॉम्प्लाई नहीं कर रहा। फिर सदर ट्रंप साहब पहले दौर में आए तो उन्होंने JCPOA से अपने आप को निकाल लिया। अभी भी जो इसराइल ने अटैक किया है वो मिसाइल प्रोग्राम के लिए नहीं था, दैट वाज टू डिस्ट्रॉय ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। उसमें अमेरिका भी आ गया, जिसमें उन्होंने फरदोआ वाला, नतंज वाला और इस्फहान वाला तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। लेकिन सीज फायर जब कोई कहे, अमेरिकन अटैक से पहले 22 जून से पहले अमेरिका इम्पार्शल था, पार्टी नहीं था विद इजराइल। नाउ दे आर पार्टी विद इजराइल। उन्होंने स्ट्राइक्स करके देख ली, अपने आप को एक साइड पे शो कर दिया। इसके बाद जब सदर ट्रंप कहें या कोई और कहें कि सीज फायर करनी है, दैट मीन्स कि आप अगली पार्टी को ब्रेक नहीं कर सके, आप उस मुल्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। हालांकि बड़ा क्लियर इनके दो ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। एक ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करेंगे, प्लस दूसरा रिजीम चेंज की बात हो रही थी। अब वेरी इंटरेस्टिंगली कि ईरान ने 2003 में मुझे याद है फतवा दिया था कि जी न्यूक्लियर जो जोहरी हथियार हैं वो तो अन इस्लामिक हैं, लिहाजा हम एटमी हथियार नहीं बना रहे। NPT का सिग्नेटरी है, एक ऐसा मुल्क उस पर हमला किया जा रहा है जिसने NPT पे साइन किए हुए हैं, एक ऐसा मुल्क उस पर हमला कर रहा है जिसने NPT पे साइन भी नहीं किए। बिल्कुल। पहला सवाल तो इसराइल से होना चाहिए। 250 बिलियन US का आर्सेनल मौजूद है, और उसके बड़े से बड़े अहदेदार को जब इंटरव्यू किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आपके पास जौहरी असासे हैं, डू यू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, तो जवाब आता है आई डोंट नो। शौकत साहब, मुझे बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन रात से डेवलप हुई है कतर में अल उदैद एयरबेस पे जो ईरान ने हमला किया है, और उसके अलावा उनकी पार्लियामान ने इस बात को बुनियादी तौर पे एक्सेप्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए US ने अब चाइना से भी रिक्वेस्ट की है कि इस रास्ते को खुला रखा जाए, बिकॉज दिस इफेक्ट्स द वर्ल्ड ट्रेड, दिस इफेक्ट्स द ऑयल प्राइसेस। क्या ये दो बड़े एज हैं जो ईरान ने इम्प्लाई किए हैं? देखिए, जो सदर ट्रंप का ट्वीट है जी, आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सीज फायर हुआ तो पहली खबर सदर ट्रंप ने ही दी थी। सीज फायर का ट्वीट उन्हीं का आया, उसी को मार्को रूबियो ने रीपोस्ट किया, और उस वक्त भी ये सवाल था कि क्या वाकई सदर ट्रंप का ही है या कोई जाली फेक अकाउंट से आया है। इसी तरह फिर जब इसहाक डार नायब वजीर आजम वजीर खारजा ने रीट्वीट किया या ट्वीट किया कि हाँ सीज फायर हो गया, तब यकीन आया। तो इस जो ट्वीट है इसमें तो बड़ी चीजें क्लियर हैं कि सीज फायर अगले 24 घंटे में, और उसके बाद जो इम्पैक्ट है कतर बेसिस पे, यानी एक रिटेलिएशन फर्दर हो सकती थी अमेरिका की तरफ से कि तुम्हारी जरूरत, तुमने हमारी बेसिस को, हमारी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया कतर में। लेकिन ट्रंप के ट्वीट से ये बात नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं हमें बता दिया था, थैंक यू सो मच, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ईरान के तीनों प्लांट्स पे जब अटैक हुआ तो ईरान ने भी आगे से कहा था कि हमने तो चीजें मूव कर ली थी। ये मामला तो सेटल होता नजर आ रहा है कि कोई पार्टी रिवेंजफुल नजर नहीं आई, वेंजियंस नजर नहीं आया कि चूंकि आपने हमारे, मैं अमेरिका और ईरान की बात कर रहा हूँ। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़
सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। कल भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने यही बात की कि इसको खुला रहना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है, अब देखें ना 20% ऑयल ट्रेड है, उसमें इराक का ऑयल, कुवैत का ऑयल, बहरीन का ऑयल, कतर का ऑयल, यूएई का ऑयल और पार्टली जो सऊदी अरब वाला दमाम साइड वाली ट्रेड है, वो सारी इसी तंग सी आबनाए से, इसी स्ट्रेट से गुजरती है। तो ये फिर आगे फॉर ईस्ट में भी जा रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, सिंगापुर और तो चाइना तक भी जा रहे हैं। ये एज मौजूद है ईरान के पास और उसने अपना कार्ड बहुत अच्छे से प्ले किया है। मुझे बताइए कि इस सारे सिनेरियो में आपने कहा कि वेंचफुल नहीं है, अभी भी वाटर्स को एक तरह से टेस्ट किया जा रहा है ईरान और अमेरिका की तरफ से, लेकिन बैक डाउन नहीं हुए। जो उम्मीद थी कि ईरान शायद फौरी तौर पर सीज़ फायर का मुतालबा करेगा, वैसा नहीं हुआ। नेतन्याहू और इजराइल की इस वक्त रियासत का इस वक्त क्या तासुर होगा? वो यकीनन तकिया किए बैठे थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, अमेरिका की सपोर्ट पे। क्या वो तन्हा रह गए हैं और बहुत नुकसान हुआ है क्या इजराइल को? तन्हाई का शिकार तो इजराइल गजा की वजह से हुआ है। दुनिया भर में शायद ही कोई इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, जो गजा के खिलाफ मजालिम पर इजराइल की हमायत करे। वो जो एक ओल्ड मिथ बनाई हुई थी कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंस इटसेल्फ, वो खत्म हो गई उसी वक्त जब इन्होंने पूरी दुनिया को नेगेट करते हुए इवन जो यूएन एड वर्कर्स हैं उनको भी निशाना बनाया। यहाँ इनको था अमेरिका पे कि अमेरिका आएगा और बिल्कुल फिर पूरी अमेरिकन माइट जो है वो इजराइल के खिलाफ, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन 3 स्ट्राइक्स करने के बाद वो B-2 या B-52 टोमोहॉक मिसाइल मारने के बाद वो वापस चले गए और कल वो रास्ते में थे जब सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेथ बात कर रहे थे। अब वो यकीनन वापस पहुंच चुके होंगे। लिहाजा अमेरिका का फुल्ली इस वॉर में एंगेज होना, इसराइल का वो एक ड्रीम न सिर्फ खत्म हुआ बल्कि एक नाइटमेयर बन गया कि ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। लिहाजा वो इसराइल या जो नेतन्याहू वेलकम कर रहा था कि माय ब्रदर डोनाल्ड ट्रंप हैज साइडेड विद मी, वो खत्म हो गया। शौकत साहब, एक और चीज, प्रेशर जो है वो इजरायली रेजीम और नेतन्याहू पे है। शौकत साहब, एक कमेंट में आपका इजराइल के पब्लिक सेंटिमेंट पे भी चाहूँगी, क्योंकि एक और चीज़ जो इजराइल ने बावर कराई थी एटलीस्ट अपने लोगों को, अपनी कौम को, कि जी हम इनविंसिबल हैं, हमारा आयरन डोम हमें किसी तरह के भी हमले से नाकाबिले तस्खीर बनाता है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आज तक इजराइल ने सिर्फ छोटी मोटी झड़पें देखी थी हमास के ख़िलाफ़, आइसिस के ख़िलाफ़ और गज़ा के मासूम निहत्ते लोगों पे बम बरसा कर। ये जो सिनेरियो वहाँ पे आए जब इरानियन मिसाइल्स तेल अवीव में और हाइफा में बरसे हैं, तो लोकल सेंटिमेंट क्या है? लोगों ने कहा कि नेतन्याहू ने ये जो पूरी दुनिया में इजराइल के हवाले से ये बात की थी कि हम गैर महफूज हैं, ईरान से हमें ख़तरा है, हमास से हमें ख़तरा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें बड़ी रियल हो चुकी हैं और अपने आप को जो उसने इजरायली सियासत में इंडिस्पेंसिबल बनाया था। क्या आपको लगता है कि रेजीम चेंज, जो ख्वाहिश तो ईरान के लिए थी, लेकिन इजराइल में रेजीम चेंज हो जाएगा और नेतन्याहू की सियासत इस वक्त ख़तरे में है? वो जो पैरेलल जिसकी मैं बात कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान डीहाइफिनेट कर दिए गए, वो ऐसी हाइफिनेशन हुई कि अब नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में बहुत ही मुश्किलात का सामना है। सिमिलर हुआ इसराइल के साथ। ये जो आयरन डोम है ये तो पहले दिन ही मजाक बन गया कि जब एट द हार्ट ऑफ तेल अवीव ईरानी मिसाइल जाकर गिरे। 70s के बाद पहली बार हुआ है इस हिस्ट्री में 73-74 की वॉर के बाद, यानी एग्जैक्टली 50 इयर्स लेटर, कि इसराइल को मेन लैंड में अंदर किसी ने आकर हिट किया है और बाकायदा हर्ट किया है। हिट इसलिए जैसे इस्माइल हानिया की शहादत के बाद 300-400 ड्रोन गए थे ईरान की तरफ से, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अभी तो जो मैं फॉक्स पे देखूं, CNN पे देखूं, BBC पे देखूं, अल जजीरा पे देखूं, मैं RT पे देखूं, अब पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो खंडरात में रूइन बन चुके हैं। कि अच्छा भला शहर है तेल अवीव का, लेकिन हर तरफ रूइन नजर आ रहे हैं। ये चीज जो है, और इसका नतीजा जो आपने सेंटीमेंट ऑफ इजरायली पीपल पूछा, वो तो भाग रहे हैं उधर से। वो तो मेडिटेरेनियन से छोटे शिप हायर करके वो ग्रीस जा रहे हैं, वो इटली की तरफ भाग रहे हैं। तो ये पब्लिक प्रेशर जिसकी मैं पहले बात कर रहा था,
वो बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। नेतन्याहू साबिक सदर क्लिंटन ने भी परसों ये बात की, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सारा कुछ ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है, अगला इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है। मुझे तो नेतन्याहू की सर्वाइवल अब खतरे में पड़ रही है, जाए कि वो हम कहें कि वो अगले इलेक्शन में जीतेगा। शौकत साहब, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है, आयरन डोम का आपने हवाला दिया, डेविड स्लिंग का हवाला दिया, और ख़ुद आपने जैसे बताया कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद भी इस ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आई थी, लेकिन उन मिसाइल्स ने कुछ बहुत बड़ा नुकसान इसराइल का नहीं किया। कुछ लोगों का ये भी मानना है, देयर इज़ अ सेंटिमेंट कि इसराइल ये तमाम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, तबाही करने दे रहा है, बिकॉज उसने भी जवाब बनाना है। वो जानता है कि पब्लिक जो वर्ल्ड सेंटिमेंट है वो उसके खिलाफ है बिकॉज ऑफ द गाजा सिचुएशन, तो वो थोड़ी बहुत तबाही यानी कंटेन्ड तबाही चाहता है ताकि जवाब पैदा हो सके और वो अमेरिका को मदद के लिए पुकार सके। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में लग रहा है कि दिस स्ट्रैटेजी हैज़ नॉट वर्कड फॉर इजराइल। क्या कहेंगे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे? अच्छा, आपने अच्छा किया, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर ली। इधर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा गया कि जी वो मोदी ने जानबूझकर ये किया है, मोदी ये इधर पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल डिस्पोजिशन है, डिस्पेंसेशन है, इस डिस्पेंसेशन को इसकी मकबूलियत को बढ़ाना चाह रहा है। और मेरा हमेशा ये जवाब होता था कि टू मच अ कॉस्ट। एक राफेल 288 मिलियन डॉलर्स का है, 288 मिलियन डॉलर्स का। अगर $1 बिलियन से अबव इंडिया नुकसान उठाता है फॉर ओनली फॉर दिस पर्पज कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पॉपुलैरिटी मिल जाए या उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए, उससे बढ़कर जो प्रेस्टीज होती है मुल्क की वो एट स्टेक होती है। सिमिलर हुआ इसराइल के लिए कि अब उन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह को मार दिया, बशार को भगा दिया, इराक तबाह करवा दिया, हमने लीबिया तबाह करवा दिया। इसराइल की एक मिथ बन चुकी थी कि नाउ इसराइल जो एक ग्रेटर इसराइल का मैप उठा के फिर रहा है। अब जबकि इसराइल का आयरन डोम भी फना हो गया, उनके स्ट्राइक पे भी ईरान को कुछ नहीं हुआ, ईरान इज फर्मली स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट। रादर जो रिजीम चेंज का ख्वाब था ईरान में, अब जो ईरान के अंदर जो उनके मुखालिफिन थे मौजूदा क़यादत के, जैसे मुजाहिदीन खल्क वगैरह हैं या अली रजा शाह पहलवी का बेटा जैसे बात कर रहा था, व्हेन इट कम्स टू इरानियन नेशनलिज्म, नो नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड कैन मैच इरानियन। वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से अपने आप को रिलेट करके अपनी नेशनलिज्म को प्रोजेक्ट करते हैं। और इस वक्त वो तो पीक पे है, इसराइल के अटैक्स हो रहे हैं और तेहरान की शाहराएं भरी हुई हैं, वो लोग प्रो ईरान नारे लगा रहे हैं, अपनी नेशनलिज्म को फर्दर वो उजागर कर रहे हैं। तो नुकसान जो है वो जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, आपने दुरुस्त कहा, इधर भी हम सुनते हैं, लेकिन इस वक्त अगर इसराइल की प्रेस्टीज, इसराइल की मिथ अगर टूट रही है तो मेरा ख्याल है, मेरी नजर में वो इसराइल की नुकसान है। लेकिन शौकत साहब, देन व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड? क्योंकि देखें बार बार इस बात को कई स्टेटमेंट्स के जरिए भी, कई किताबों में एक्सपर्ट्स ने, गुरुज ने बावर किया है कि इजराइल यूरोपियन दुनिया की और अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस खित्ते में। यानी वो प्रॉमिस लैंड और उसका रिलीजियस थियोक्रेटिक एंगल अगर हम छोड़ भी देते हैं, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस बड़े कलीदी हिस्से में जहाँ पे ऑयल ट्रेड है, जहाँ पे सारे रूट्स मौजूद हैं। अगर ये इतना बड़ा पुशबैक इजराइल को मिला है तो अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? और आप समझते हैं कि इस झड़प के बाद और अभी जंगबंदी के बाद देरपा अमन कायम हो पाएगा इस खित्ते में? वी नीड टू लुक एट द बेसिक प्रीमाइस। बेसिक प्रीमाइस ये है कि इसराइल ने अटैक किया, ईरान ने अटैक नहीं किया। इसका अदर कंपोनेंट है कि अरब कंट्रीज ने इसराइल पे अटैक नहीं किया कि आप गजा पे मुजालिम ढा रहे हैं। टर्क ने, तुर्की ने इसराइल पे अटैक नहीं किया कि आप जुल्म ढा रहे हैं। मीन्स के हर कोई चाहता है कि यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस हो, पीसफुल हो, यहाँ पर जंग ना हो। और उसी के लिए आपको मालूम है कि सऊदी अरब और फ्रेंच रिपब्लिक इसी महीने वो यूएन में होनी थी एक कॉन्फ्रेंस, टू स्टेट सोल्यूशन। इस टू स्टेट सोल्यूशन की वजह से ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान ने भी शिरकत करना थी, वो खैर जंग की वजह से डिले हो गई। अब अगर इसराइल को फॉर एग्जांपल अच्छा सबक मिलता है, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस हो जाती है, इब्राहिम एकॉर्ड में बहरीन, कतर,
शामिल हो चुके, सूडान शामिल हो चुका, तुर्की के पहले से डिप्लोमेटिक रिलेशन है, 2-3 मिलियन ज्यूज दे आर लिविंग इन इस्तांबुल, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वहीं पर रह रहे हैं, वो टर्क सिटीजन हैं। तो मुस्लिम उम्मा में ये नहीं है कि इसराइल को पेरिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जैसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दे दी कि इन ममालिक ने बाकायदा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए हुए हैं, एम्बेसीज हैं एक दूसरे के मुल्क में, वहाँ पर डिप्लोमेट्स आ जाते हैं, कुछ मुल्कों के तो पैक्ट्स हैं उनके साथ। ये एक सिनेरियो बन सकता है, इसमें इनकरेजमेंट मिल रही है, जो सदर ट्रंप की बात है कि हाँ अमन आएगा और सब आराम से रहेंगे। लेकिन शौकत साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए इस वक्त जो तनाज़ा है वो तो इजराइल वर्सेस ईरान का है, जिसमें ईरान ने अपना फुल जो मिलिट्री माइट है, अपना फुल डिफेंस माइट यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या ये हमारी एक ओवर एम्बिशियस, हमारी एक बहुत विशफुल थिंकिंग नहीं है कि हम ये समझ रहे हैं कि इसकी वजह से 2 नेशन उसके सोल्यूशन निकल पाएगा फ़लस्तीन के लिए? क्योंकि इस सारे मुद्दे में कहीं फ़लस्तीन का जिक्र नहीं है। दिस फाइट इज़ नॉट फॉर गाज़ा। येस, इज़राइल ने बहुत सफ़र किया है, उसको एक पुश बैक मिला है, लेकिन कलीदी तौर पे, नज़रियाती तौर पे ये बिल्कुल ही एक अलग मुद्दा है। क्या इसके ऊपर बात होगी आपके ख्याल में? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये ईरान और इसराइल की जंग है, लेकिन ये 2 स्टेट सोल्यूशन कोई पाकिस्तान से या ईरान से तो एमर्ज नहीं हुआ। आपको याद होगा सदर क्लिंटन ने यासिर अरफात और उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर को खड़े होकर वहीं व्हाइट हाउस में ये सोल्यूशन दिया था, और जिसकी वजह से जो अब स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है वो मौजूद है, और उसको तो अब यूएन में भी बाकायदा एक रिकग्नाइज किया जा रहा है। इसलिए वो एक चीज है जो रिजेंटमेंट है इजराइल के खिलाफ। मसलन पाकिस्तान में कोई डायरेक्ट क्लैश कभी नहीं हुआ, ना 67 की वॉर में, ना 73-74 की वॉर में, और उसके बाद भी जो कुछ होता रहा। लेकिन जो इसराइल करता है पाकिस्तान के अंदर, रिजेंटमेंट सिर्फ उस वजह से है कि इसराइल इंसानियत का कातिल है, नस्ल कुशी में मुब्तला है, इसके नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इसराइल पहले अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझ रहा था। शौकत साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, बट बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का, बड़ी अहम बात